हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज फ्रेंड्स एईडीओ का पहला पेपर हुआ था, क्वालिफाइंग वाला पेपर, और वो पेपर देके भी मज़ा आ गया। वैसे तो जो हमने करवाया था बिल्कुल वैसा वैसा ही पेपर आया, और वो भी अब हम आपका उसका पूरा एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा सेशन है इसको प्लीज़ देखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अगर पेपर में आप इस सेशन को बिना देखे गए तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आता हुआ पेपर आप गलत कर देंगे, और मैं नहीं चाहती कि जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है पेपर, ठीक है ना, वो आपका किसी भी तरीके से मिस हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ आज के सेशन में दो प्रमुख चीज़ें जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो आज का जो पेपर था उसका पूरा एनालिसिस हम आपको बताएंगे, कौन से टॉपिक आए, कैसे क्वेश्चंस आए, और फिर जो 70th और 20th को, ठीक है ना, आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, उनमें आपको किन चीज़ों का आवश्यक ध्यान रखना है। तो जल्दी से देख लीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी हम आपके लिए एक पूरी मैराथन लेके आएंगे, ठीक है ना, बाद में किसी और दिन, जिससे कि आपका, और वो भी 17 से पहले, चाहे कल चाहे परसों, आपके लिए एक स्पेशल मैराथन अरेंज होगी जिसमें हम आपको एईडीओ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज के पेपर का एनालिसिस। आज था फ्रेंड्स क्वालिफाइंग पेपर, तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। 100 क्वेश्चंस आए थे, 100 में से 30 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के और 70 क्वेश्चंस थे हिंदी के, और आपको टोटल मिलाकर 100 में से सिर्फ और सिर्फ 30% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, जो मुझे लगता है कि जितने टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स होंगे वो तो बहुत इजीली कर ही लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि और कोई विषय आए ना आए, पर्यायवाची विलोम तो आकर ही रहेगा। और वो ही नहीं, हमने संधि पर कितना फोकस किया था। तो आज का जो पेपर है ना, उसका पैटर्न देखकर मतलब कि मज़ा आ गया कि जैसा बाकी किसी पेपर में नहीं होता, बीपीएससी जो बिहार का पेपर है उसमें ऐसा नहीं हुआ पैटर्न, लेकिन आज मैं आपको आपका पैटर्न दिखाती हूँ पेपर का। तो फ्रेंड्स, आपको जो टोटल 70 क्वेश्चंस आए थे उसमें से 20 क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन, शुद्ध अशुद्ध वाक्य के आए थे। कितनी बार हमने ये किया था कि जो टॉपिक है शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रीजन बिहाइंड। इस एक टॉपिक में लिंग, वचन, कारक, विशेषण, संज्ञा, सारी जो आपकी ग्रामर है ना वो कवर हो जाती है। कि अगर अल्टीमेटली तो यही है ना कि आपको भाषा आती है, वो तभी पता चलता है अगर आप सही वाक्य का निर्माण करें। अब सही वाक्य में अगर आपने लिंग या वचन या कारक सही नहीं लगाया, सही शब्द का प्रयोग नहीं किया, तब तो फिर भैया भाषा कहाँ आती है आपको। तो 70 में से 20 मार्क्स के केवल शुद्ध शुद्ध वाक्य के प्रश्न थे। फिर अगले 10 क्वेश्चन सिर्फ वर्तनी किया है। मैं वर्तनी पे कितना जोर देती थी, और बच्चों को ये लगता था कि मैम अलंकार करवाइए, मैम समास करवाइए, वर्तनी थोड़ी ना आती है। 10 क्वेश्चन फ्रेंड वर्तनी के आए थे, और वही सारे शब्द जो मैंने आपको करवाए थे यूट्यूब पर, इसका पूरा प्रूफ देंगे हम आपको। और फिर 10 प्रश्न सीधे सीधे संधि के आए थे, 10 प्रश्न विकारी अविकारी, विकारी अविकारी यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। आपको याद है मैं कितनी बार मैंने सेशंस अरेंज किए थे कि वाक्य में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा विशेषण। अरे वो तो छोड़िए, 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन की 4 वाक्य आपको दिए गए हैं। एक वाक्य की जैसे इन चारों में से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। याद है हमने कितनी एनालिसिस किया था, वैसा क्वेश्चन आया था। 10 क्वेश्चन पर्यायवाची विलोम के और 10 क्वेश्चन मुहावरे लोकोक्ति के। तो ये तो थे कि कौन कौन से टॉपिक आए थे, और मेन चीज़ क्वालिफाइंग में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने कवर किए हैं। इसका मतलब कि जो आपको 70th और 20th को पेपर होगा उसमें भी अल्टीमेटली मोस्टली सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए जाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। आज के पेपर में ध्यान देने वाले जो बिंदु थे वो ये थे कि प्रश्न मध्यम श्रेणी के आए थे, आसान नहीं थे। अगर आप ये सोचें कि पेपर आसान आया था, तो नहीं। अगर आपको पेपर आसान लगा, इसका मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी थी, नहीं तो पेपर इजी नहीं था, पेपर मीडियम लेवल का था। कहीं कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो अप्लाई करनी थी, बहुत सटीकता आपको ध्यान में रखनी थी। तो क्वेश्चन जो थे एवरेज लेवल के आए थे। तो ये मान के चलिएगा कि जो 17th और 20th को पेपर आ रहा है वो उतना ईजी नहीं होगा, मीडियम होगा। अगर आपको मतलब बेसिक नॉलेज पता है आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे सिर्फ तुक्के के आधार पर जाते हैं कि भैया हिंदी तो हो ही जाएगा, गलत फहमी में है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। क्वालिफाइंग में अगर नेगेटिव मार्किंग है भी तो 100 में से 30 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, इजीली हो जाते हैं आपके, और वो मुझे श्योर है क्वालिफाइंग पेपर सबका क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन मेन है 70th और 20th के पेपर की बात। दूसरा है हर विषय से प्रश्न लिए गए थे। तो अगर आपको लगता है कि मैम ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गलत है। आप कहीं से भी पेपर आ सकता है, जैसे स्वर्ण व्यंजन, और ऐसा नहीं स्वर्ण व्यंजन से क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वालिफाइंग में नहीं आया लेकिन फाइनल में आ सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, किसी भी विषय से प्रश्न आ सकता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रश्नों में दुविधा भी थी, कहीं कहीं विकल्प गलत थे। सबसे महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर विकल्प में थोड़ी बहुत गलती थी, लेकिन ऐसे में दुविधाजनक स्थिति में आपको क्या करना है? क्या आप पेपर में बस सोचने बैठ जाएंगे कि अरे अब मैं कहाँ जाऊँ, पेपर में इतना टाइम है नहीं ना। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मैं आपको दिखाती हूँ। सारे बच्चे ध्यान दीजिए। गरिमा का विलोम क्या है? गरिमा, गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा। और ये कहाँ से बना है फ्रेंड्स?
ये शब्द मैं प्रत्यय आपको बताती हूँ, गुरु प्लस इमा इज इक्वल टू गरिमा, लघु प्लस इमा इज इक्वल टू लघिमा। ऑप्शन में क्या था, लाघिमा, लाघिमा था, लघिमा नहीं था। लेकिन बाकी विकल्प देखिए, अंधकार, नीचता, घृणा, क्या इनमें से कोई ऑप्शन आएगा, नहीं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, अब आप बीपीएससी के तो बच्चे हैं नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि डी ऑप्शन ही आपका परफेक्ट ऑप्शन है। तो इतना एडजस्ट करना पड़ेगा, इतना एजम्पशन आपको लेकर चलना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है। अगला देखिए, दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था फ्रेंड्स, मजा आ गया ये क्वेश्चन देख। शब्द थे दिन, प्रभात, उषा और सवेरा। अब ऐसे में जानते हैं, कुछ बच्चों ने, हमने बच्चों से बात की, वो उषा चूज करके आए। वो कहते हैं मैम चारों में से उषा स्त्रीलिंग शब्द था, बाकी पुल्लिंग शब्द थे। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लॉजिक लगाया फ्रेंड्स। ये लिंग का क्वेश्चन था, ये पर्यायवाची का था कि दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द छांटिए। प्रश्न को पहले तो ध्यान से पढ़िए। अब प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रभात, उषा और सवेरा, इन तीनों का मतलब होता है मॉर्निंग, लेकिन दिन का मतलब होता है डे। और जो डे होता है, डे में मॉर्निंग भी आती है, आफ्टरनून भी आता है, इवनिंग भी आती है और नाइट भी आती है। कि आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, तो दिन का मतलब सिर्फ मॉर्निंग नहीं होता, बाकी तीनों शब्द उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इसलिए आपका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि दिन का मतलब सिर्फ मॉर्निंग नहीं होता, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग सब होता है। तो ऐसी बारीकियां आपको नजर आनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन था सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग। अब देखिए भाई, मैं सच बता रही हूँ, मैंने सूर्य का स्त्रीलिंग कभी नहीं देखा, लेकिन अब आप एक बार ऑप्शंस पढ़िए, डरना नहीं है। सूर्याणी, सूर्यो, सूर्या और सूर्याई। अब ऑब्वियसली ये और ये तो कभी नहीं हो सकता। चलिए, सूर्याणी और सूर्या में आपको फिर भी डाउट होगा, तो ऐसे केस में थोड़ा बहुत, जैसे आप भाई इतनी तैयारी की है तो इतना समझ सकते हैं, सूर्य का सूर्या, सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आना था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था, हाँ अब ये वाला, परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतशील रहोगे। अब ये वाला जो वाक्य है ना फ्रेंड्स, यहां पर भी जैसे मैंने कहा कि मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि उन्नतशील, जैसे कहते हैं ना प्रगतिशील रहोगे, तो ऐसा नहीं है उन्नत रहोगे। उन्नत तो है मतलब कि हमेशा बस बेस्ट ही रहोगे। इसका मतलब होता है परिश्रम करने से आप निरंतर आगे बढ़ते रहोगे, वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे शील तो आएगा, लेकिन उन्नतिशील या उन्नतशील, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे फ्रेंड्स, उन्नतशील और उन्नतिशील दोनों शब्द सही हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि एईडीओ वालों ने क्या सही माना है। या तो उन्होंने उन्नतिशील सही माना है, जो जनरली होना चाहिए, नहीं तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने कोई त्रुटि नहीं ये चूज किया हो। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन थे जिसमें कि अब सी या डी दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए। तो इसलिए पेपर आसान नहीं था, मीडियम लेवल का था। तो जानकारी तो मतलब आपको सटीक होनी पड़ेगी। उसके बाद अब जैसे कि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सेंटेंस करेक्शन के जैसे 20 क्वेश्चन आए थे। हमने पता है सेंटेंस करेक्शन के कितने सेशन लिए हैं, और क्योंकि उसमें लिंग संबंधी, वचन संबंधी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। जैसे कि ये देखिए, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, तो मैंने समझाया था कि यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धि है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर शुद्ध अशुद्ध वाक्य या इनकरेक्ट सेंटेंसेस ऐसे करके प्लीज सेशन सर्च कीजिए, और वहां पे जाने से पहले 17 या 20 का पेपर देने से पहले वो सेशन देख कर जाइएगा। और सिर्फ सेंटेंस करेक्शन नहीं, कोई भी टॉपिक को ग्रामर का आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, टीचिंग परीक्षा के चैनल पे हमने हर विषय को पूरी थ्योरी के साथ, विस्तार के साथ, तथ्यों के साथ समझाया है, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ समझाया है। तो कोई भी विषय आप चूज कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जानते हैं अगस्त 2025 मैंने सेशन लिया था, और सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया फ्रेंड्स। आप जाके सर्च कर सकते हैं टीचिंग परीक्षा के चैनल पर। 16वां प्रश्न था कि मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। अब यहाँ पे कौन सी गलती है, तो यहाँ पे थी घर में। देखिए यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आज 35वां क्वेश्चन आया है कि बिल्कुल वही। तो यहाँ पे था कि गाँव में नहीं, गाँव पहुंच गया, उतना काफी था। और ऐसे और भी बहुत क्वेश्चन है, बताया ना मैंने फ्रेंड्स, वर्तनी हो, सेंटेंस करेक्शन हो, विशेषण संज्ञा हो, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे करवाए हुए आए हैं। इसका प्रूफ हम आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो ऐसा देखिए, उसके बाद फिर एक था अंग लगना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी वैसा ही प्रश्न आया था। अंग लगना मतलब होता है गले लगना, आलिंगन करना। आलिंगन मतलब होता है झप्पी डालना, ठीक है ना, हक करना एक दूसरे को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शन इक्वली करेक्ट थे। आप कभी नहीं कह सकते कि ये ज्यादा सही है या ये ज्यादा सही है। अब ऐसे में बच्चे क्या करें भाई, देखिए नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपने गलत चूज किया तो आपका मार्क्स कट भी सकता है, और आपके पास वो मौका नहीं है, ठीक है ना। ऐसे में क्या चूज किया जाए, तो जरूरी नहीं है सबसे पहली बात की चूज करके ही आना है। अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन है तो खुद को वहां से बचाइए। और मैं ये नहीं कह रही बहुत सारे कंफ्यूजन क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है, सारे क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाए, नहीं।
लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, तो चांस हो सकता है कि आप छोड़ दें। हालांकि अगर फिर भी आप अटेम्प्ट करके आते तो अंग लगना, जहां तक मेरा मानना है एईडीओ वाले बी ऑप्शन को ज़्यादा करेक्ट मानेंगे, गले लगना, अंग लगना यानी गले लगना, मुझे लगता है वो बी ऑप्शन को ज़्यादा करेक्ट मानेंगे। चलिए अब जैसे एक और था ठीकरा फूटना। फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको बताया था, आप मुहावरे लोकोक्ति का सेशन जाकर देखिए। अब यहाँ पे पेपर वालों ने गलती की है। क्या गलती की है? देखिए, फूटना होती है अकर्मक क्रिया और एक होता है ठीकरा फोड़ना। दो प्रकार होते हैं। एक तो मैं कहती हूँ आप सभी ने सारी गलती का ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ दिया, यानी किसी और ने मेरे ऊपर फोड़ा है, और एक है कि मेरे ऊपर सारा ठीकरा फूट गया। तो दोनों में अंतर क्या होता है? ठीकरा फूटना यानी किसी के सर झूठा दोष लगना, और यहाँ पे था ठीकरा फोड़ना यानी लगाना। तो एक्चुअल में जो ये डी ऑप्शन था ये इसका सही आंसर था कि ठीकरा फोड़ना, किसी के सर झूठा दोष लगाना। लेकिन अब यहाँ पे जो चारों विकल्प हैं उनमें यही एक ऑप्शन था, तो यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं कि ठीकरा फूटना का सही अर्थ डी ऑप्शन ही आएगा। तो ये एजम्पशन लेनी पड़ती है। तो आज के पेपर से आपको सीख मिल जाएगी कि भाई ऐसी सिचुएशन आपके 70th और 20th के पेपर में आ सकती हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, कंफ्यूज नहीं होने, ऑप्शन चूज करके आना है। अब तो ये तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैं आज आपके पेपर के बारे में बताना चाहती थी। अब स्ट्रेटेजी, अब जो आपके आने वाले 2 पेपर हैं उसमें आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है? सबसे पहले तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आप तुक्के नहीं लगा सकते। अगर आपको प्रॉपर कंफर्मेशन है तभी आप आंसर चूज कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ चलिए इसमें थोड़ा बहुत डाउट है, 30-40% डाउट है, वो भी आप चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आंसर आता ही नहीं लेकिन आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोई आपसे नहीं कह रहा कि सारे ऑप्शन चूज करके आइए। ऐसा ना हो ना कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लिए लेकिन उसमें से आधे क्वेश्चन सही किए, मतलब चलिए 70% 30% गलत करके आगे। क्योंकि अगर 30% गलत करके आए तो वो 70 में से 30 माइनस लेके चलिए, या 60 मतलब 70 में से 30 माइनस, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके सही थे लेकिन 30 गलत होने के कारण आपके 40 मार्क्स रह गए। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। फिर सभी विषयों की सही जानकारी। एक चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, बच्चे अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं कि भाई हमें तो सब कुछ करके जाना है, हमें सबसे डिफिकल्ट करके जाना है। नहीं, कम से कम एक आधारभूत जानकारी पहले रखिए। आधारभूत जानकारी होगी उसके आधार पे आप कठिन स्तर भी कर लेंगे वो चीज़। और मेन, दुविधा के समय अनुभव का प्रयोग करें। अनुभव तभी आता है जब आप अभ्यास करते हैं। प्रैक्टिस जो आपने की होगी, जैसे कि मैंने पीछे बताया अंग लगने का, गले लगना या आलिंगन करना, तो जैसे अंग लगना गले लगना थोड़ा मैचिंग मैचिंग था तो ठीक है, आपने बी ऑप्शन को प्रेफरेंस दे दी, तो वो चीज़ तो आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी। यहाँ पर ही होता है। अब जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल गंभीर का विलोम शब्द क्या होगा? इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। गंभीर, गंभीर होता है बहुत ही सीरियस। अब आप बताइए सीरियस का विलोम क्या होगा? सीरियस का विलोम होगा जो सीरियस नहीं है, मजे में है, इंजॉय में है। अब गौण, गौण मतलब होता है सेकेंडरी, तो गौण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रधान। प्रधान और गौण मतलब इंपॉर्टेंट और सेकेंडरी। फिर होता है शाप, शाप मतलब होता है जैसे मैंने आपको कर्स दिया है शाप, तो इसका विलोम शब्द जैसे आशीष हो सकता है कि एक आशीर्वाद दिए, एक ने आपको शाप दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। अब बच्चा वाचाल, वाचाल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? वाचाल कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, तो इसका विलोम क्या होगा? मूक, जो बिल्कुल ही चुप है, गूंगा, मूक वाचाल। लेकिन हास, ये हास शब्द कहाँ से आता है फ्रेंड्स? हास आपको याद होगा काव्य रस अगर आपने पढ़ा है, हास्य रस का स्थायी भाव हास, हास यानी हंसना। तो जैसा कि मैंने कहा गंभीर का विलोम शब्द हास ही आपका बेस्ट ऑप्शन था। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है कि कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। फिर आपका कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब फिर वहां पे कि एक होता है ना रट्टू तोता, वो नहीं बनना है। ऑप्शंस को देखिए, सारे ऑप्शन को समझिए। जैसे कि बालक और मनुष्य, ये तो कन्फर्म है कि जातिवाचक ही होगा। जातिवाचक संज्ञा कौन सा होता है? एक शब्द जो अपनी पूरी कैटेगरी को डिनोट करे। एक बालक, 2 बालक, 4 बालक, 2 मनुष्य, 10 मनुष्य, 1000 मनुष्य। अब जवान और सुंदर, भाई बच्चे कहते हैं मैम जवान भी तो वो होता है ना विशेषण, कि अरे ये तो बहुत ही जवान लड़का है, ये तो बहुत ही सुंदर है। तो जवान और सुंदर दोनों विशेषण है, परंतु जवान जो होता है वो संज्ञा में भी तो आता है कि देखो ये हमारे सेना के जवान हैं। जवान यानी फौजी। तो ऐसे केस में आप जवान को भी जातिवाचक में लेंगे। और सुंदर, अब इसका कोई और ऑप्शन नहीं है तो आपका सुंदर ही आंसर आएगा। अच्छा, कई बच्चे जो देख रहे हैं मैं जानती हूँ आपके मन में क्या आएगा कि मैम सुंदर तो किसी का नाम भी होता है, कि ये मेरे बेटे का नाम श्याम सुंदर है। तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नाम होता है ना वो तो आप कुछ भी रख लेते हैं, उसे हटा ही दीजिए। लेकिन सुंदर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कन्फर्म था। आगे नल बूंद बूंद टपक रहा है। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आई हूँ?
इस वाक्य में प्रश्न था कि वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। अब भाई यहाँ पे पूरे वाक्य को रेखांकित कर दिया गया था कि नल बूंद बूंद टपक रहा है, पूरे ये सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया। अब ऐसे में आप क्या चूज करेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ नल अंडरलाइन होता तो ये संज्ञा होता, हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है बट हो सकता था। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो आपको पता होता है कि एग्जामिनर क्या ही पूछ सकता है, बूंद बूंद, कि नल बूंद बूंद टपक रहा है। बूंद बूंद का मतलब होता है बहुत ही धीरे धीरे, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप सर पकड़ के बैठ नहीं सकते, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पे तो कुछ अंडरलाइन ही नहीं है, मैं क्या चूज करूँ। उतनी तो फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस के द्वारा अनुभव हो ही जाना चाहिए, इतना तो हमें समझना पड़ेगा। खैर यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि जो नल है वहाँ पे संज्ञा ऐसा कुछ भी नहीं था, तो बूंद बूंद वही पूछा जा सकता है। फिर जैसे एक और क्वेश्चन था, मनुष्य को कभी अपने धन जन पर गौरव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं होते, नहीं है कोई त्रुटि नहीं। अब ऐसे केस में काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे चूज किया था, उन्हें लगा कि चिरस्थायी या तो चिर नहीं आएगा या स्थायी नहीं आएगा या क्योंकि अलग अलग करके लिखा हुआ है ये नहीं आएगा, तो मोस्टली बच्चे सी ऑप्शन चूज करके आए थे। देखिए जिसका पेपर है उसने भी सी चूज किया, लेकिन यहाँ पर क्या था, ध्यान अगर दें, मनुष्य को कभी अपने धन जन पर गौरव नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स गौरव एक पॉजिटिव वर्ड है, आपको हर चीज पे गौरव करना चाहिए लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि थी, तो गौरव नहीं अभिमान या अहंकार, तो यहाँ पे शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि थी, तो गलत था आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आना था। इस चीज को ध्यान में रखना है, शब्द प्रयोग संबंधी भी अशुद्धि हो सकती है। और बाकी जैसे ये देखिए, अब जैसे मैंने उसी सेशन में अगस्त 2025 वाले में करवाया था कि वह बहुत कठोर वाणी बोलता है, तो अब यहाँ पर क्या है, शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि की, या तो कठोर वचन बोलता है या कटु वाणी, तो या तो वाणी के साथ कटु आना था या कठोर के साथ वचन आना था। तो ये छोटी छोटी चीजें, और ये तभी समझ में आएंगी जब हिंदी भाषा पर आपकी पकड़ होगी। ठीक है, तो भाई बस ये मुझे थोड़ी जानकारी आपको देनी थी। अगर आप इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलते हैं तो आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बाकी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब जैसे ये तो क्वालिफाइंग पेपर था, आगे आने वाले पेपर में आपको वाक्य, वाच्य, अलंकार, काव्यरस, ये सारे विषय आने वाले हैं, कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है, ठीक है ना, और साहित्य के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन वो थोड़े से मतलब कि अच्छे लेवल के होंगे, तो तैयारी अपनी थोड़ी प्रॉपर करके जाइएगा। और जितनी भी तैयारी है खैर, अब कॉन्फिडेंस रखिए, उस नॉलेज को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा नरिश कर लीजिए, और पेपर आपका ज़रूर सक्सेसफुल जाएगा। तो हम सबकी तरफ से, टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी जैसे कि एईडीओ के लिए हम मैराथन लेंगे, कल यूपी टेट की मैराथन है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी एईडीओ में आना ही आना है टॉपिक, पर्यायवाची विलोम, उपसर्ग प्रत्यय, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टीचिंग परीक्षा के चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।